आज आप सबसे मेरा एक सिंपल सा सवाल है। अगर कल से इंडियन स्टॉक मार्केट 5-7 साल तक अंडर परफॉर्म करे तो क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? देखो, इंडिया में ना ज्यादातर लोग अपने पोर्टफोलियो का 95 टू 100% पैसा सिर्फ इंडियन स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। एंड ऑनेस्टली काफी सालों तक ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी भी रही है, लेकिन अब गेम थोड़ा चेंज हो रहा है। आज दुनिया के कुछ बड़े ग्लोबल मार्केट्स इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं आपको 2025 के कुछ कंट्रीज की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो इंडिया इन सब में काफी पीछे है। इंडिया से ऊपर साउथ कोरिया, यूएस, यूके, चाइना, जापान जैसी कंट्रीज हैं जिन्होंने 73, 27, 19, 18 और 16% के स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। इस आउट परफॉर्मेंस का रीजन सिंपल है। दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है, चाहे बात हो एआई की, टेक्नोलॉजी सेक्टर की या फिर ग्लोबल कंज्यूमर ब्रांड्स की। और एक शॉकिंग फैक्ट सुनो, इंडिया का शेयर ग्लोबल मार्केट कैप में सिर्फ 4% के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि बची हुई 96% कंपनीज आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं है और आप उनकी ग्रोथ को कंप्लीटली मिस कर रहे हो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और लॉन्ग टर्म में यहाँ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। लेकिन आज जो सिचुएशन चल रही है और जैसे इंडिया की स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है, उस सिचुएशन को देखते हुए सवाल ये आता है कि क्या हम सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करके दुनिया की बाकी अपॉर्चुनिटीज इग्नोर कर रहे हैं, और अगर हाँ तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसी का जवाब आज की वीडियो में आप सबको मिलेगा। आज हम समझेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग क्या होती है और कैसे आप इजीली अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा दुनिया की बेस्ट मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रियलिटी चेक करते हैं। अगर आप ग्लोबली इन्वेस्ट नहीं करते और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक्चुअली आप क्या रिस्क ले रहे हो, पहले ये समझते हैं। तो पहला रिस्क है ओवर कंसंट्रेशन, मतलब आपका सारा पैसा एक ही कंट्री, एक ही इकोनॉमी, एक ही मार्केट पर डिपेंडेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई भी मार्केट, चाहे इंडिया की हो या यूएस की या फिर किसी और कंट्री की हो, हर साल आउट परफॉर्म नहीं करती। अगर आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टेड हो तो जब इंडिया अंडर परफॉर्म करेगा आपका पूरा पोर्टफोलियो उससे इंपैक्ट होगा। और ये पॉइंट सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। रिसेंट मार्केट वोलेटिलिटी में आपने देखा ही है कि ग्लोबल इवेंट्स की वजह से इंडियन मार्केट्स में करेक्शन आया। और अगर मैं पिछले 3 महीने की बात करूं, यानी कि 1 जनवरी से 25 मार्च 2026 तक की, तो निफ्टी 50 ने 12.31% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। जबकि कुछ दूसरी कंट्रीज हैं जहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से उतना मार्केट डाउन नहीं गई जितना इंडियन मार्केट गई है। जैसे कि इसी पिछले 3 महीने के टाइम पीरियड में यूएस का S&P 500 इंडेक्स सिर्फ 3% डाउन है, चाइना का शंघाई कंपोजिट सिर्फ 1% और जापान ने तो 6.77% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और साउथ कोरिया की मार्केट ने भी 33% के जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। तो अब आप खुद सोचो, अगर आपका सारा पैसा सिर्फ इंडिया में ही है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो एक ही रिस्क पर डिपेंडेंट है। अब दूसरा बड़ा रिस्क है पॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क। हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, टैक्स पॉलिसीज, रेगुलेशंस, इंटरेस्ट रेट्स और कभी-कभी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी, और ये सब डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट भी करते हैं। अब अगर मैं आपको यही पॉइंट एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ये आर्टिकल देखो आप। कुछ ही हफ्ते पहले रीसेंट ग्लोबल टेंशंस और ऑयल प्राइस शॉक की वजह से इंडियन रुपी रिकॉर्ड लो तक गिर गया, 92 रुपीस पर डॉलर के आसपास। इसके साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियन मार्केट से विड्रॉ किए, जिससे मार्केट में और प्रेशर आया। मतलब एक ही इवेंट ने पूरे सिस्टम पर इंपैक्ट डाल दिया। इसलिए अगर आप एज एन इन्वेस्टर सिर्फ इंडियन इक्विटीज पे फोकस कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इस रिस्क के एक्सपोजर में हो। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये सेम चीज ट्रेडिंग में भी होती है। ज्यादातर लोग लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें मार्केट नहीं समझ आती, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी एंट्री क्लियर नहीं होती, एग्जिट इमोशंस पर होता है और रिस्क प्रॉपरली डिफाइंड ही नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सॉल्यूशन है बोल्ट ट्रेड्स। बोल्ट ट्रेड्स मार्केट का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप एआई की हेल्प से प्रूवन स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर स्ट्रेटजीज एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स डिजाइन करते हैं। आपको बस एक स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी होती है, उसके बाद एआई कॉन्टिन्यूअसली मार्केट को मॉनिटर करता रहता है और जैसे ही मार्केट कंडीशंस उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैच होती हैं, आपको मिलता है कंप्लीट ट्रेड सेटअप, एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ।
और सबसे अच्छी बात, ये सब आपको डायरेक्टली चार्ट पर लाइव दिखता है ताकि आप समझ पाओ कि ट्रेड एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट करना है। मोर ओवर, आप मल्टीपल स्ट्रेटेजीज एक साथ रन कर सकते हो और यूज करने से पहले ही आप स्ट्रेटेजी की कंप्लीट परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, जैसे कि प्रॉफिटेबल डेज, रिटर्न्स एंड विन रेट, ताकि आप ब्लाइंडली नहीं डेटा देखकर डिसीजन लो। तो सिंपल सा फंडा है, स्ट्रेटेजी पिक करो, सिग्नल का वेट करो और क्लियर प्लान के साथ एग्जीक्यूट करो। तो अगर आप ट्रेडिंग को डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हो तो बोल्ड ट्रेड्स डेफिनेटली चेक करना, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर और ये समझते हैं कि अगर एक इंडियन इन्वेस्टर ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है तो उसको एक्चुअल में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर उस इन्वेस्टर को 3 सबसे बड़े एडवांटेजेस मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला एडवांटेज है ग्लोबल लीडर्स का एक्सपोजर। देखो, दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है, जैसे कि एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला जैसी कंपनीज जो हैं वो इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है। ये सभी कंपनीज यूएस टेक हेवी इंडेक्सेस को बूस्ट करती हैं और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स, खासकर यूएस, कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देता रहा है पिछले 10 सालों में। अगर आप डेटा देखो तो पिछले 10 सालों में यूएस के नेस्डैक इंडेक्स ने अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास के एनुअल रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जो कि इंडिया के निफ्टी 50 के टिपिकल 12% रिटर्न से काफी ज्यादा है। अब अगर मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। इंडियन इंडेक्सेस ज्यादातर फाइनेंशियल्स और एफएमसीजी सेक्टर्स पर डिपेंडेंट है और टेक्नोलॉजी का वेटेज सिर्फ लगभग 14% के आसपास है, जबकि यूएस मार्केट्स में ये 22 से 30% तक होता है। इसी वजह से जो ग्लोबल लेवल पर एआई, क्लाउड और सेमीकंडक्टर का बूम चल रहा है, उसका फुल बेनिफिट इंडियन मार्केट कैप्चर ही नहीं कर पा रही। इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, बल्कि ग्लोबल लीडर्स का एक्सपोजर लेना भी है। फिर इसके बाद सेकंड बेनिफिट जो ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से मिलता है वो है करेंसी एडवांटेज। देखो, जब आप ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ स्टॉक रिटर्न नहीं कमा रहे होते, बल्कि एक सेकंड हिडन इंजन भी काम करता है, जो है करेंसी मूवमेंट। देखो, इंडियन रुपी ना हिस्टोरिकली एक डेप्रिशिएटिंग करेंसी रही है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। लॉन्ग टर्म में रुपी हर साल ऑन एन एवरेज 4 से 5% तक गिरता है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, और कुछ पीरियड्स में ये डेप्रिसिएशन और तेज भी हो जाता है, जैसे 2025 में रुपी ने 6% तक फॉल दिखाया। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट समझो आप। अगर यूएस मार्केट आपको 10% का रिटर्न दे रहा है और उसी टाइम रुपी डॉलर के अगेंस्ट 4% गिर जाता है, तो आपका इफेक्टिव रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़कर 13 से 14% हो जाता है। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखो, आपने इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में किया है और जब आप उसे वापस से रुपी में कन्वर्ट करते हो तो हर डॉलर अब ज्यादा रुपी के बराबर हो चुका होता है। इसका मतलब सिंपल है, आपका पैसा सिर्फ मार्केट से नहीं बल्कि करेंसी के मूवमेंट से भी ग्रो करता है। अब इसके बाद तीसरा बेनिफिट है ग्लोबल कंजम्पशन ट्रेंड्स का एक्सपोजर। देखो, आज की दुनिया ना कंप्लीटली ग्लोबल हो चुकी है, चाहे ई कॉमर्स हो, एआई हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो या प्रीमियम ब्रांड्स। ग्रोथ अब किसी एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रही। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन ट्रेंड्स का रियल फायदा सिर्फ वही इन्वेस्टर उठा पाता है जो ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्टेड हो। अब आप खुद सोचो, हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखोगे तो अमेजॉन लीडर है, लेकिन अगर आप इंडिया में हो तो आप अमेजॉन के सिर्फ कस्टमर हो। वहीं यूएस मार्केट में आप अमेजॉन के इन्वेस्टर बन सकते हो। आज के दिन एआई और क्लाउड का बूम चल रहा है, जिसका सबसे बड़ा फायदा माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी कंपनीज को मिल रहा है। इंडिया में हम एआई तो यूज कर रहे हैं, लेकिन पैसा ग्लोबल कंपनीज कमा रही हैं। सेम इसी तरह से आप प्रीमियम कंजम्पशन में देख लो, हम लोग आईफोन यूज करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, लेकिन ये सब ग्लोबल ब्रांड्स हैं जैसे कि एप्पल और नेटफ्लिक्स। इन कंपनीज का मेजर रेवेन्यू ग्लोबल कंज्यूमर्स से आता है और यही कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को मैसिव रिटर्न्स भी देती हैं। यानी आप इंडिया में कंज्यूमर हो सिर्फ, पर प्रॉफिट कोई और कमा रहा है जो वहां पर इन्वेस्टर है। ऐसे ही अगर आप सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर देखो तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनी पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी बैकबोन है, लेकिन इंडिया में इसका कोई डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आज आप दुनिया भर के प्रोडक्ट्स तो यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप ग्लोबली इन्वेस्ट नहीं करते तो आप उनके प्रॉफिट्स मिस कर रहे हो। इसलिए सिर्फ कंज्यूमर मत बनो, ग्लोबल इकोनॉमी के ओनर भी बनो। अब हमें ये तो समझ आ गया कि ग्लोबली इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि कितना इन्वेस्ट करना है। तो चलो इसे भी बिल्कुल सिंपल से समझते हैं। तो देखो, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो 10% ग्लोबल एलोकेशन काफी है। अगर आप बैलेंस चाहते हो ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच में, तो 20% एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है बीच का।
उसके बाद अगर आप हाई ग्रोथ के लिए रिस्क ले सकते हो तो 30% एलोकेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करना है। तो देखो, गुड न्यूज इज कि आज के टाइम पे ग्लोबली इन्वेस्ट करना पहले से काफी इजी हो चुका है और इसका सबसे सिंपल तरीका है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स या फंड्स ऑफ फंड्स। इसमें आपका पैसा इंडिया के म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट हो जाता है। अगर आप बिगनर हो तो ये सबसे इजी और टेंशन फ्री रूट है आपके लिए। अगर आप थोड़ा और लो कॉस्ट अप्रोच चाहते हो तो आप ETFs के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ETFs बेसिकली इंडिसेस को ट्रैक करते हैं, जैसे कि S&P 500 या Nasdaq 100, और इंडिया में बहुत सारे ETFs के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस ऑप्शन में कॉस्ट कम होती है और आपको डायरेक्ट इंडेक्स का एक्सपोजर भी मिलता है। और अगर आपके पास रिसर्च करने का टाइम और नॉलेज है तो आप डायरेक्ट इंटरनेशनल स्टॉक्स भी ले सकते हो। इसके लिए आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स यूज करने होते हैं और RBI का LRS लिमिट, जो कि $250,000 पर ईयर है, वो फॉलो करना होता है। तो सिंपल सी बात है, बिगनर हो तो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो तो ETFs ट्राई करो, और अगर नॉलेज और कंट्रोल दोनों चाहिए तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करो। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एक्सेल फाइल का लिंक भी दिया है, जहां से आप इन म्यूचुअल फंड्स, ETFs और फंड्स ऑफ फंड्स की लिस्ट भी देख सकते हो और जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो। कौन से प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना है वो भी आपकी मर्जी है। अब अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो का सारा डेटा एक ही जगह कंपाइल्ड चाहिए एक PDF फॉर्म में फ्यूचर यूज के लिए, प्लस मार्केट से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव डेटा चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके लेवल 1 मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो वेलकम नाम से है। इसमें मैं कुछ PDFs ऑलरेडी अपलोड भी कर चुकी हूँ, जिनका स्नैपशॉट अभी आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। इसके अलावा एक लेवल 2 मेंबरशिप भी है मोस्ट वेलकम नाम से, जिसमें आपको PDFs के साथ साथ मेंबर ओनली वीडियोस भी मिलेंगी। तो आप अपने हिसाब से अगर चाहो तो कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने ग्लोबल इन्वेस्टिंग के बारे में बात की। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।